हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। अब आपके माइंड में ये एक चीज़ आएगा कि ये तो मैंने पहले भी कराया था मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो मिसिंग था। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये जो वीडियो है वो अपडेटेड है, मतलब और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हो, और जो लोग नए हैं वो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक कल वीडियो प्रोवाइड कराया जिसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात किया 24-25, और आज हम देखेंगे केंद्रीय बजट 25-26। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अंतर होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि केंद्रीय बजट जो होता है वो एक तरह सा आने वाला साल का अनुमान होता है कि हमारी सरकार इन जगहों पर इतने इतने चीज़ें पर खर्च करेगी। ठीक, और उसी तरह से जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले साल में हमारी सरकार ने हमारे लिए कितने जगह पर क्या क्या खर्च किया वो उसका लेखा जोखा हमारे सामने रखती है। तो बस इसी चीज़ को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और नोट्स फॉर्मेट में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्रीय जो बजट है वो प्रस्तुत कब किया गया। तो देखिए, ये प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2025 को, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन के बाद पेश होता है, या फिर ये कह सकते हो कि बजट के एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में ये पेश किया था, और इनके द्वारा 8वां ये बजट है जो कि पेश किया जा रहा है। राइट, चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 112 जो अनुच्छेद है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है। पहली बार जो बजट पेश किया गया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पहली बार जो बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वो 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। राइट, अब आते हैं कि जो इस साल का बजट है, बजट 2025-26, इसमें सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए एक थीम रखा गया, सबका विकास। ठीक है, ये थीम याद रखना है, सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 25-26 प्रस्तुत किया गया। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना होगा कि इस साल का थीम का बजट क्या था, सबका विकास। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कितनी प्राथमिकताओं के पर ये बजट पेश किया गया। तो प्राथमिकताओं की जो संख्या दी गई है 17 संख्याओं है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, अब आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट होता है हर एक छोटे छोटे चीज़ को याद रखना। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस साल का जो बजट का व्यय है वो कितना है, यानी टोटल जितना प्राप्तियाँ होता है उतना ही व्यय होता है। यानी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल जो प्राप्तियाँ हैं वो आपका कितना है। इसको देखो, आप 2-3 तरह से याद रख सकते हो। मेरा याद रखने का तरीका ये होता है कि मैं 3 लेटर या फिर 2, मतलब लेटर बोल रहा हूँ, 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट को याद करता हूँ। जैसे कि इसे अगर हमें याद रखना होगा तो हम कोशिश करेंगे 2-2 डिजिट करके याद रखने के लिए। 50 65 345, 50 65 345। ठीक है, 50 65 345 इस तरह से याद रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, और आप आराम से ऑप्शन जब मिलेगा तो टिक कर सकते हो। वहाँ पे हमें ऑप्शन पे ही तो टिक करना है। ठीक है, तो 50 65 345 ये टोटल प्राप्तियाँ थी, और जितना प्राप्त हुआ उतना सरकार बोलेगा कि हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो 50 65 ऐसे भी याद रखिए, 50 65 लाख करोड़, या फिर टोटल याद रखिए कि 50 65 345 करोड़ रुपए। राइट, अच्छा ये निवल जो कर प्राप्तियां होंगी वो कितना होगा, यानी नेट टैक्स जो रिसिप्ट होंगे वो टोटल कितना होगा, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 28.37 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलने की इसे उम्मीद रखी गई। ठीक है, अच्छा विकास के लिए 4 शक्तिशाली इंजन भी पेश किया गया। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि इनका क्रम क्या है और साथ ही साथ वो कौन कौन से इंजन हैं। तो टोटल 4 इंजन हैं, 4 शक्तिशाली इंजन पेश किया गया, जिसमें कृषि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे MSME है, और तीसरे नंबर पे निवेश, और चौथे नंबर पे आपका निर्यात। यानी ये 4 इंजन है, आप इनको याद रखिएगा, इसी क्रम में याद रखिएगा। राइट, अच्छा राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है, ये GDP का, यानी कि GDP का 4.4% रहने वाला है। अच्छा अब ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि राजकोषीय जो घाटा होता है वो सरकार के द्वारा कुल
जो आय होता है और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है ये राजकोषीय घाटा। और इस साल हम ये कह सकते हो कि जीडीपी का ये 4.4% रहने वाला है। और अगर रुपए में पूछ लिया जाए कि टोटल कितना रुपए रहेगा तो ये याद रखिएगा 15,68,936 करोड़ रुपए का इस तरह से कह सकते हो राजकोषीय घाटा रहने वाला है। कुल जीडीपी का 4.4%। ज़्यादातर चांस होता है कि कितना परसेंट है यही पूछेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट टाइम की बात यानी कि पिछले वर्ष यानी जो हमारा पिछला जो बजट था केंद्रीय बजट 24-25 उसमें जो ये राजकोषीय घाटा था वो 4.8% था। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए तो मैंने ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा सकता है कि राजस्व घाटा क्या है। तो देखिए राजस्व घाटा क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि सरकार के राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तब उसे उसके अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में समझा दूंगा, तो बस एंड तक बने रहना। अब ये जो है राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.5% है। जैसे कि राजकोषीय घाटा आपका 4.4%, उसी तरह से राजस्व घाटा 1.5%। और ये कितना करोड़ है तो 5,23,846 ऐसे याद रखो, 5,23,846। देखो ये गाइस अब आपको मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि डाटा एक बार में याद नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है एक बार में याद नहीं होगा। इसे आप लिख करके याद करेंगे तब जाकर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है। तो बस ज़्यादा आपको प्रेशर लेना नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा याद रख लो तो आराम से ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, 5,23,846 करोड़ इस तरह से आपको याद रख लेना है कि राजस्व घाटा ये है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने पॉइंट क्या इंक्लूड किया, जैसे कि बीत वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय क्या है। अब ये कैपेक्स व्यय क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो देखिए कैपेक्स व्यय हम उसे कहते हैं जिसको हम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कैपेक्स का मतलब क्या है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपेक्स व्यय के नाम से जानते हैं। कितना रहने का अनुमान लगाया गया तो ये 11.21 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 3.1% रहेगा। अब ये होता क्या है, कैपेक्स व्यय क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो इसको थोड़ा सा आप आराम से समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए कैपेक्स व्यय क्या होता है, वह खर्च जो किसी कंपनी या फिर संगठन द्वारा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों यानी लॉन्ग टर्म असेट्स को खरीदने, सुधारने या फिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण आप यहाँ पे समझो तब समझ में आएगा। नई मशीनरी या फिर उपकरण खरीदना, भवन या फिर भूमि खरीदना, नई तकनीक में निवेश करना, उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। अब कहने का मतलब ये है कि सरकार मान के चलिए कि इस साल हमारे जो ये फाइनेंशियल ईयर है 25-26, इसमें अगर कोई सरकार नई मशीनरी खरीदती है, उपकरण खरीदती है, भूमि या फिर भूमि खरीदती है, नई तकनीक में निवेश करती है, तो इस टाइप का जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे कहा जाता है कैपेक्स व्यय। ठीक है, तो ऐसा मान करके रखा गया है कि कैपेक्स व्यय जो है वो 11.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान रखा गया, यानी जीडीपी का 3.1% जो होगा वो कैपेक्स व्यय में हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ऐसा सरकार ने बात कही है। राइट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बजट 2025-26 में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इन 10 चीज़ों पर। ठीक है, इन 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, एमएसएमई, रोजगार, निवेश, ऊर्जा, निर्यात और नवाचार। ये 10 जो व्यापक क्षेत्र इन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे एक एक करके, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे बजट में ध्यान दीजिए कि बजट में भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित किए गए, तो ये टोटल 100 जिले को लक्षित किया गया, याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था कि सरकार ने 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया, जिसमें वो दालें कौन कौन सी हैं, तो एक देखिए तुर, उड़द और मसूर। तुर यहाँ पे जो देख रहे हैं, तुर को ही अरहर कहा जाता है, जनरली हम अरहर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको तुर, इसका तुर जो होता है वो एग्जैक्ट वर्ड है तुर। तो ये 3 प्रकार की दालें हैं। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना दिया है कि आम उड़। ठीक है, आम उड़। अब आम का मतलब हो जाएगा आ से अरहर, म से आपका मसूर और उड़ से उड़द हो ही जा रहा है। यानी टोटल आपको ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की दालें कौन कौन सी है, जिस पर सरकार 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया। राइट, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मखाना उत्पादन के बारे में अगर बात करें, जैसे कि मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इस बार ये घोषणा किया गया है। तो बहुत ही अच्छा ये बात था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ खर्च के बारे में बताया कि कहाँ पर सरकार ज़्यादा खर्च करने वाली है, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, तो इनको याद रखिएगा। जैसे कि रक्षा पर खर्च जो आवंटित किया गया है बजट का, वो टोटल है आपका 491, जैसे याद रखो ऐसे कि 49,17,32 करोड़। ठीक है, 49,17,32 करोड़। ठीक, क्लियर रहेगा। ऑप्शन मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो बार आप बस डाटा को लिख करके माइंड में रखने की कोशिश करिएगा। 49,17,32 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा पर कितना व्यय करने की बात की गई है, 128,650, 128,650 करोड़, 128,650। ग्रामीण विकास मद पर कितना खर्च करने की बात की गई है, 26,68,17 करोड़। ठीक है, या फिर 266,817, इसे याद रख लो, 266,817 जो कि ग्रामीण पर। उसी तरह से शिक्षा पर होगा 128,650 करोड़ और रक्षा पर जो खर्च होगा वो ध्यान रखिएगा कि 49,17,32, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 491,732, 491,732। तो बस एक दो बार आप रिपीट करो, माइंड में ही आपका ये बैठ जाएगा। जब ऑप्शन दिखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन किसके बारे में बात कही जा रही है, राइट। अब देखिए, एमएसएमई योजना के अंतर्गत आवंटित जो राशि है वो 5,000 करोड़ है, ये याद रखें। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया है, जैसे कि बिहार में तो मखाना उत्पादन के लिए बोर्ड की बात की गई है कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। उसी तरह से यूरिया संयंत्र की स्थापना की बात भी की गई है। यूरिया संयंत्र की स्थापना असम में किया जाएगा। ठीक है, और बिहार में एक और यहाँ पे आप सौगात देख सकते हो मिला था कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना बिहार में किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना बिहार में किया जाएगा। तो मैंने कुछ नोट्स में इसको अपडेट किया हुआ है, तो पुराना जो नोट्स अपलोडेड है कोर्स में उसको मैं रिप्लेस करके इसे ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल टिकरिंग लैब्स की योजना की गई है, यानी 50,000। ठीक है, 50,000 टिकरिंग लैब, यानी इसमें क्या होगा कि 5 वर्षों में स्थापित होंगे और सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कितना फंड आवंटित किया गया। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की अगर हम चर्चा करें तो इसमें संशोधित जो योजना है उड़ान है। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य लक्षित किए गए। 120 नए गंतव्यों को लक्षित किया गया। धनराशि आवंटित कितनी की गई है, 10,000 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा 10,000 करोड़ रुपए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये प्रश्न पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है, बीमा क्षेत्र एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एफडीआई में वृद्धि की बात करें तो बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत जो कि आपका ये वृद्धि किया गया, राइट। नेक्स्ट आता है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तो यानी 12 लाख रुपए तक का कोई कर नहीं लगेगा, ये बताया गया था। अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनाई जाएंगी। तो 5,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। ये ग्रामीण सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 10,000 करोड़ आवंटित की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट था, सीमा था, वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। ये याद रखेंगे, ये मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। ठीक उसी तरह से एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड किया गया कि मनरेगा हेतु आवंटित जो राशि है वो कितना है। मनरेगा के लिए आवंटित राशि 86,000 करोड़ रुपए जो कि आवंटित किया गया। महिला शक्ति योजना के लिए धनराशि आवंटित की गई है 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 5,000 करोड़। और महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत आवंटित धनराशि कितनी है, 10,000 करोड़। इसी तरह से ऊपर में हमने भी देखा था जिसमें हमने बात किया था कि ग्रामीण सड़क योजना के लिए धनराशि 10,000 करोड़ रुपए है। उसी तरह से और भी बात था जैसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जिसमें उड़ान योजना के तहत 120 गंतव्य लक्षित किए गए, वहां पर भी 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए नई योजना क्या है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने ऊपर में आप लोगों को बताया था कि खर्चा पर इतना किया गया, खर्च पर 49, 17, 32 ये याद कराया आपको। साथ ही साथ शिक्षा पर जो व्यय था 128,650, ठीक है, 128,650 करोड़ आवंटित किए गए। और ग्रामीण विकास मद पर 266,817 करोड़ इस तरह से याद किया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य पर कितना खर्च की बात की गई है, 98,311 करोड़, 98,311 करोड़ रुपए। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल रहेगा कि जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, 2028 तक, और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 67,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो देखिए चर्चा में रहा था बजट के अकॉर्डिंग, बजट भाषण में ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण किया जाएगा। तो ये प्रश्न हो सकता है कि पूछे कि ज्ञान भारतम मिशन का संबंध या फिर उद्देश्य क्या था। तो ये याद रखिएगा कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करने की बात की गई है। डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित है। डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित है। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा है, तो 500 करोड़ रुपए, ये याद रखना है, ठीक है। शिक्षा पर खर्च वो अलग मैंने बताया था कि शिक्षा पर जो खर्च होगा 128,650 करोड़, और यहाँ पे आपका सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ अलग से है, ये याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, ध्यान रखिए कि बजट में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया, उत्पादन करने का लक्ष्य जो है 2047 तक। बजट 25-26 में सर्वाधिक जो खर्च है वो रक्षा पर होगा 49, 17, 32 करोड़, इस तरह से याद रखिएगा, पूछा जाएगा, राइट। अब देखिए मैंने छोटा सा टर्म्स यहाँ पे लिख दिया कि इन्हें याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कुल प्राप्तियां और कुल व्यय दोनों सेम रहेगा क्योंकि जितना सरकार को प्राप्त हो उतना खर्च वो करेगा, तो ये याद रखिए। और यहाँ पे देखिए कितना है, तो 50, 65, 345, 50, 65, 345, यानी 5 का संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, 50, 65, 345, ठीक है। और कुल व्यय भी इतना ही रहेगा, 50, 65, 345। अब यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, राजस्व घाटा जो कि 52 बोल रहा हूँ, 52, 38, 46, यानी 523, 846, ऐसे याद रखो। 23 दूना 46 होता है कि नहीं, 23 दूना 46 याद रहेगा, 523, 846, ठीक है। जीडीपी का 1.5% मैंने ऊपर में बताया था। और ये राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सरकार के राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उस अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। मान के चलिए कि जब सरकार जितना पैसा कर या फिर मतलब टैक्स या फिर गैर कर आय से कमाती है, उससे ज़्यादा पैसा वो अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि वेतन, पेंशन, सब्सिडी आदि पर खर्च कर देती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंतर निकल के आएगा उसे हम लोग कहेंगे राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा। ठीक हो, उसी तरह से राजकोषीय घाटा होता है और इसका जो आप अमाउंट है ये याद रखिएगा कितना होने का अनुमान है, जीडीपी का 4.4%, यानी 15,68,936, 15,68,936। सरकार की कुल आय यानी राजस्व और कुल व्यय खर्च के बीच का अंतर को हम लोग यहाँ पे राजकोषीय घाटा के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर के उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखा था तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत नया कुछ भी देखा है, क्योंकि ज़रूरी भी था। मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया और इस चीज़ को यानी ये जो पीडीएफ रहेगा, ये जो नया नोट्स हैं इसको मैं अपडेट कर दूंगा अपने एप्लीकेशन पर, तो जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।